कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? इंडिकेटर हो गया ना? आइसोहाइड्रिक बताया क्या? तो लिखो few important points, few important points. Few important points. लिखा? few important points. उसमें फर्स्ट लिखो आप आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आइसोहाइड्रिक लिखा हुआ मिला आपको तो मतलब उसका क्या समझना है? लिखो सॉल्यूशंस हैविंग सेम pH और सेम H plus concentration are called isohydric solutions. लिख लिया? जिनके pH सेम है यानी कि H प्लस सेम है उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। यानी कि उस क्वेश्चन में अगर आइसोहाइड्रिक बोल दिया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपन इनमें से कोई भी रिलेशन लगा सकते हैं। जैसे अगर pH सेम है तो H प्लस भी सेम होगा। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो अपने को पता है कि जो H प्लस होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ K इंटू सी के बराबर। तो इसी को मैंने दोबारा लिख दिया अंडर रूट ऑफ K इंटू सी, स्क्वायर कर दो तो इसी को क्या लिख सकते हैं? K1C1 इट इज इक्वल टू K2C2। अब क्वेश्चन में मान लो उसने चार में से कोई भी तीन टर्म्स दिए, एक टर्म कोई भी पूछ सकता है, कर लेंगे अपन सॉल्व। बस अपने को रिलेशन पता है कि आइसोहाइड्रिक है, ये लगा देंगे। तो नोट कर लो। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंसंट्रेशन वेरी हुई तो अल्फा भी वेरी कर सकता है। इसके बाद सेकंड लिखना रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब क्या है? कंपैरिजन। जहां भी रिलेटिव का नाम आता है वहां कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। अपना रिजल्ट आया, रिलेटिव्स का फोन आता है सबसे पहले और कंपेयर करना स्टार्ट। इतनी परसेंट बनी, उतनी परसेंट बनी, कम क्यों बनी, ज्यादा क्यों बनी, इतने नंबर आए, उतने नंबर आए। जैसे खुद ने बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कर रखी है, बहुत बड़े डॉक्टर हो, है तो ऐसे ही ना, मतलब जो रिलेटिव वर्ड कहीं पर भी आता है तो कंपैरिजन की बात स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोला रिलेटिव, मैंने बोला जैसे रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब दो डेंसिटी का रेशियो, दो डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। हमने बोला रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास मतलब दो मास को कंपेयर कर रहे हो कि किसी इसके कंपैरिजन में दूसरे का मास कितना है। मैंने बोला जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, डेफिनेशन याद करो रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता था? 1/12 ऑफ C12 के कंपैरिजन में कोई दूसरे का कितना टाइम्स है। तो कंपैरिजन करते हैं जब भी अपन रिलेटिव की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, एसिड की बात करते हैं, जैसे आपसे कंपैरिजन करने को बोल दिया कि बताओ इन दोनों एसिड में ये इससे कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है या फिर वीकर है। तो पहली चीज तो किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। तो कभी भी अपने को अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है
तो रिलेटिव स्ट्रेंथ किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू, कंपैरिजन करेंगे अपन कंसंट्रेशन का, कौन से कंसंट्रेशन का? H+, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ होती है वो H+ या OH- के बेसिस पर ही आती है। हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं ना ऐसा कुछ। तो जितना स्ट्रॉन्गर होता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी तो ज्यादा बोलते हैं। तो जब भी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो H+ की बात करेंगे तो H+ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय H+ ऑफ 2, ये अपन इस तरीके से रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको और अगर अपन देखें तो अगर वीक होगा तो इसी को और क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं भाई C1 अल्फा 1 डिवाइडेड बाय C2 अल्फा 2। और क्या लिख सकते हैं भाई? फॉर्मूला अगर आपने पुट कर दिया तो लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ K1 C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K2 C2। क्लियर है? एक एग्जांपल लिया जैसे मैंने, जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन था जिसका pH 3 है और कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका pH 5 है। अगर मैं पहले वाले का H+ देखूंगा तो ये आएगा आपके पास 10 की पावर -3, और दूसरे वाले का देखूंगा तो ये आएगा आपके पास 10 की पावर -5। अब मुझसे कंपेयर करने को बोल दिया कि दोनों में बताओ कौन किससे कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, यानी कंपैरिजन कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं बोला कैलकुलेट रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेस। तो कैसे देखें? देखो कंपेयर करो तो H+ ऑफ कंसंट्रेशन, H+ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय H+ ऑफ 2 इट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -5। कैलकुलेट कर लेना, 100 आ गया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से अपने को पता लग गया कि H+ कंसंट्रेशन ऑफ 1 इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स H+ कंसंट्रेशन ऑफ 2, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ 1 इज 100 टाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने हिसाब से अपन कुछ भी कर सकते हैं, रिलेशन अपने पास में ही आ गया। नोट करो। ये नोट करने के बाद तीसरा पॉइंट आप लिखना, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस, पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस। ये पॉली बेसिक एसिड या फिर पॉली एसिडिक बेस का मतलब क्या है? जैसे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लो, याद करो, उसमें अपन ने लिखा था मोनो बेसिक एसिड या फिर मोनो एसिडिक बेस, है ना? तो मोनो बेसिक एसिड, लास्ट में क्या बोला? एसिड, और पहले क्या बोला? मोनो। मतलब ऐसा एसिड जिसके पास सिर्फ एक रिप्लेसेबल H+ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। और इसी तरीके से मोनो एसिडिक बेस, अगर 2 रिप्लेसेबल होते तो डाई, 3 होते तो ट्राई, मल्टीपल्स हैं पॉली। अब चाहे 2 हो चाहे 3 हो, एक साथ अपन ने कंक्लूड करके क्या लिख दिया? पॉली। तो अपन क्या लिखे? रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, क्या है इसका मतलब? क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं इसमें? पहली बात तो जब समझाऊंगा तब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब कंक्लूजन आएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब पूछेगा वो। ठीक है ना? तो पहले तो मैं बताता हूं कि अपन किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, मैं लिख रहा हूं जैसे पहले पॉली बेसिक एसिड। क्या लिखा मैंने? पॉली बेसिक एसिड। मैंने एक एसिड कंसिडर किया H3PO4। अपन क्या कर दिया करते हैं, अपन पूरा एक साथ तोड़ देते हैं, जो टूटेगा तो कैसे बनेगा? 3H+ + PO4 - 3।
ये तोड़ तो देते हो आप एक साथ, मगर एक्चुअल में एक साथ नहीं टूटता, एक एक करके टूटता है। पहले एक H निकला होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे H2SO4 तोड़ना होता है जैसे अपने को, तो H2SO4 वैसे अपन तोड़ देते हैं एक साथ, मगर एक एक करके टूटते हैं। पहले एक H+ निकलेगा, 100% टूट जाएगा, फिर दूसरा H+ निकलेगा, 100% टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? और इसी से रिलेटेड आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन भी मिलेगा 100 नंबर का, जिसमें YOH होल ट्वाइस है, पहला डिसोसिएशन 100% है, दूसरा 50% है। तो पहला OH तोड़ा 100%, दूसरा OH तोड़ा 50%। समझ में आ गई बात? तो अपन इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको डायरेक्टली ना लिख के अपन देखते हैं कि एक एक करके अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखना चाहिए। पहला H+ अगर हटाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H+ बनेगा, और क्या आएगा? H2PO4 माइनस। क्लियर है क्या? दूसरा, पहली चीज तो ये कि पहले रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलेगा अगले रिएक्शन का वही तो रिएक्टेंट होगा। तो मैं अगर इस पर ध्यान दूं तो ये आपके पास क्या है? H2PO4 माइनस। अब इसका डिसोसिएशन करो तो कैसे टूटेगा? ये टूटेगा H+ और कैसे टूटेगा? H+ और HPO4 माइनस 2। ये जितने लोग मोबाइल चला रहे हैं सामने ध्यान दें, तो ये क्या होगा? H2PO4 माइनस टूटेगा तो कैसे? H+ और HPO4 माइनस 2। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट होगा यही तो अगले का रिएक्टेंट होगा, तो जो टूटेगा तो HPO4 माइनस 2 डिसोसिएट होगा एज H+ प्लस PO4 माइनस 3। तीन इक्विलिब्रियम है, तीनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिखते हैं। ये पहला वाला हमने लिखा Ka1, दूसरा वाला लिखा Ka2, और तीसरा वाला मैं लिख रहा हूं Ka3। एक एक करके इनके डिसोसिएशन ऑब्जर्व करते हैं। हमने स्टार्ट किया C कंसंट्रेशन से, तो मान लो यहां से क्या डिसोसिएट होना चाहिए? C में से C अल्फा जाएगा। तो बताओ ये क्या बनेगा? जस्ट अभी ही अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो पहले वाले का प्रोडक्ट है वही तो अगले का रिएक्टेंट होगा। तो अगर मैं इसका अमाउंट चेक करूंगा तो ये कितना है आपके पास? C अल्फा। ठीक है, आप इस तरीके से इमेजिन करो कि जैसे मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बाहर से फंडिंग हो रही है, यहां पर इंडिया में उसने कोई ना कोई ब्रांच उसकी डाली हुई है, बैंगलोर में, हैदराबाद में, कहीं पर भी। तो उसने तो पूरा का पूरा एक फंड दिया होगा ना। जो वहां का CEO होगा वो डिसाइड करेगा कि उस फंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ पार्ट उसका जो प्लांट है उसका सेटअप करने में जाएगा, कुछ पार्ट सैलरी में जाएगा। तो ऐसे करते करते स्टार्टिंग तो पूरे अमाउंट से हुई थी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसका फ्रैक्शन जो है वो आगे पहुंचते पहुंचते कम हो रहा है। ऐसा थोड़ी है जो एम्प्लॉयर होगा उसको पूरा फंड स्टार्टिंग से एंड तक पूरा उतना मिल जाएगा, वो तो भैया फ्रैक्शन आएगा ना। तो जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे इनका फ्रैक्शन ही तो आगे बढ़ता जाएगा। तो पहली चीज तो जो पहले का प्रोडक्ट था ये अगले वाले का रिएक्टेंट है। अब अगर अपन इसके डिसोसिएशन की बात करेंगे तो इसमें से भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा जो अब इसमें से टूटने वाला है। समझ में आ गई बात? तो अब अगर अपन प्रोडक्ट की बात करें तो कितना टूटा? C इंटू अल्फा 1। एक नया अल्फा, नया फ्रैक्शन मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है दोनों अलग हो। तो ये कितना बनेगा? C इंटू अल्फा 1। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है यही तो अगले का रिएक्टेंट होगा। तो ये कितने से स्टार्ट किया अपन ने? C इंटू अल्फा 1। अब इसमें से भी तो डिसोसिएशन होगा, तो कितना होगा? C इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा। तो फिर ये कितना बनेगा? C इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। अब किसी को पता है देख कैसा लगेगा? सर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है। वो सोचेगा अच्छा पहले तो 1 अल्फा था, अब 2 अल्फा, अब 3 अल्फा। पर भैया आप ये तो भूल गए कि अल्फा की वैल्यू तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम टू मिनिमम 0 होती है। तो ये अल्फा जो है ये तो फ्रैक्शन है भाई। और किसी भी चीज को एक सिंपल सी मैथ्स होती है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और छोटा होता है, और किसी को भी अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और बड़ा होता है ना। तो ये जो अल्फा है ये तो 1 से छोटा ही नंबर है ना। तो बताओ जितने अल्फा मल्टीप्लाई होंगे उतना ही तो छोटा होता जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जा रहा है? अब एक सिंपल सी बात अगर अपन देखें, के एक्सप्रेशन में ऊपर आता है प्रोडक्ट और नीचे क्या आता है? रिएक्टेंट। तो मुझे बताओ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रोडक्ट कम होता जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट अगर कम होगा तो के की वैल्यू कम होगी? तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे ज्यादा के कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा? K3। समझ में आ गई बात? तो यहां से अपने पास में एक सीक्वेंस आ रहा है, और वो सीक्वेंस क्या है? Ka1, उसके बाद Ka2, उल्टा कर दिया, Ka1 सबसे ज्यादा,
फिर Ka2 और सबसे कम क्या होगा Ka3। समझ में आ गई बात? तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ ये जो 3K है इन तीनों का सीक्वेंस क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा। मान लो इसी की जगह H2CO3 होता। हम बस इतनी सी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता जाएगा। H2CO3 है, जैसे दो हाइड्रोजन निकलेंगे उसके, तो यानी कि उसके लिए Ka1 और Ka2 दो चीजें आएंगी। अब उनमें कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, K1 विल बी ग्रेटर देन K2। समझ में आ गई बात? फिर भी चलो 5-10% बच्चे होते ही हैं जिनको एक चीज से मजा नहीं आता तो दूसरी निकालनी पड़ती है। तो चलो दूसरे कंसेप्ट से मैं आपको समझाता हूं कि अपने पास के की वैल्यू कम कैसे हो रही है। ठीक है, अब इधर देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जैसे कुछ के Q1 Q2/R² करके ऐसा कुछ होता है। यहां से अपन फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Q1 Q2 की जितनी मैग्नीट्यूड होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी, उतना ही ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। होगा कि नहीं होगा? आप इस तरीके से सोचो, इनिशियली तो H3PO4 जो था वो न्यूट्रल था, उसमें से आप पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हो, H+ निकालना मतलब पॉजिटिव निकालना है। तो फर्स्ट वाले में से जितने H+ निकालने थे आपने निकाल दिए, अब आपके पास ये बचा हुआ है। अगले रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट था। अब मुझे बताओ, पहले वाला तो फिर भी न्यूट्रल था, सेकंड वाले पे तो अब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है ना। तो बताओ जैसे ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, अब क्या वो उस पॉजिटिव को निकलने देगा क्या? यानी कि दिक्कत आएगी, निकालने में डिफिकल्टी आएगी, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो बताओ जितना पहले निकला था अब कंपैरेटिवली ज्यादा निकलेगा कि कम निकलेगा? कम निकलेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में दूसरे का प्रोडक्ट कम बनेगा कंपैरेटिवली। समझ में आ गई बात? चलो तीसरे स्टेप पर आ जाओ, निकालने के बाद में ये चार्ज डेवलप हो चुका है। तीसरे स्टेप पर आ जाओ, पहले तो भाई न्यूट्रल था, फिर सिंगल नेगेटिव आया, अब तो दो दो नेगेटिव आ गए। जब दो नेगेटिव, चार्ज और बढ़ता जाएगा, तो जितना चार्ज का डिफरेंस बढ़ता जाएगा वो फोर्स की वैल्यू उतनी तो ज्यादा आएगी। तो -2 है, अब उस पॉजिटिव को निकालना और मुश्किल होगा क्योंकि पावरफुल हो चुका है। तो यानी कि इसका रिमूवल, जो H+ का रिमूवल है, और डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा सा फील आपको आ रहा होगा कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा? कम होता जाएगा। क्लियर है के बाद? तो बस ये सिंपल सा कंक्लूजन है जो अपने को ध्यान रखना है। तो बस ये नोट कर लो। और जैसी कहानी एसिड की वैसी कहानी बेस की। हाँ भाई बोल। मेरे भाई अट्रैक्शन फोर्स से भी तो समझा दिया तेरे को, इसीलिए तो कहा था एक को एक तरीके से समझ नहीं आता तो दूसरा बता देता हूं। किसी ने पूछा सर ये पॉली बेसिक एसिड या पॉली एसिडिक बेस क्या होता है? दोबारा बता देता हूं भाई। पॉली बेसिक एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसके पास एक से ज्यादा रिप्लेसेबल H+ है। ठीक है ना? अब किसी ने पूछा सी अल्फा क्या है सर, ये सी अल्फा कैसे आया? तो बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता अब, क्योंकि पूरा चैप्टर एंड होने में आ गया। अब तुम पूछ रहे हो सी अल्फा कैसे आया। केमिकल भी हो गया भाई, आयनिक भी हो गया। सिमिलरली पॉली एसिडिक बेस के लिए मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ एग्जांपल। 3 OH निकल सकते हैं, 3 OH निकलेंगे तो 3 KB अपने पास में। तो बताओ सबसे ज्यादा KB किसका होना चाहिए? KB1, देन KB2, और फिर KB3।
लिख लिया? मिटा दूं? तो अब एक पेज छोड़ो और नया चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। एक पेज इसलिए छोड़ने को बोला है क्योंकि अगर मान लो कि 11th और 12th भी लगभग आपके होने लगी और आपने इन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ा और आपके हिसाब से आपको कुछ की पॉइंट्स अगर नजर आ रहे हैं, तो उस एक पेज के अंदर आप कंक्लूड कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? तो अलग से पेज ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना? तो आप हेडिंग लिखो, थर्मो डायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब बातें बिल्कुल बंद कर दो, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। इस चैप्टर में अपन क्या करने वाले हैं, किन चीजों पर फोकस करेंगे, क्या इसमें समझने वाले हैं। पहली चीज तो ये, अगर किसी की क्लासेस मिस हो गई शिफ्टिंग विफ्टिंग की वजह से कि सर हमारी क्लास मिस हो गई थी, और किसी भी रीजन को बनाकर अगर तुमने माइंड में सोच रखा था कि यार मुझे तो क्लास मिस हो गई थी, इस वजह से ये चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो पहली चीज तो अब से जितनी भी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? एकदम फ्रेश स्टार्ट है, आप ये मान सकते हो, ठीक है? क्लियर है बात? तो 3 चैप्टर है अपने को अब जो पढ़ने अभी, जो 11th के बेसिस पर है। थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स, रियल गैस, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इवन दूसरी भी जगह मोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये मत सोचना सर मोल कैसे आ गया, आपने तो बोला था पहले का कुछ नहीं आएगा। तो भैया मोल तो हर जगह आएगा, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, वो तो एक बेसिक सी चीज है, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना? थर्मोडायनामिक्स क्या है बेटा? थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है इसको अपन 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक तो नाम हो गया थर्मोडायनामिक्स, या फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स करके आपको मॉड्यूल में लिखा हुआ मिलेगा, और एक नाम है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स, ठीक है? बातें बिल्कुल नहीं करनी है किसी को, बिल्कुल यहां पर ध्यान दो। थर्मोडायनामिक्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। थर्मो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इट इज रिलेटेड टू हीट, एंड डायनामिक्स इट इज रिलेटेड टू फ्लो या फिर मोशन। इस चैप्टर में अपन हीट के फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी, या फिर क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अपन एनर्जी के फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी की भी एनर्जी चेंज होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? अब इसमें क्या क्या चीजें अपन देखेंगे। सबसे बेसिक चीज तो ये, इस पूरे चैप्टर में कहीं भी अपन माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं करने वाले, अपन मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की बात करेंगे या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करेंगे। मेरे हिसाब से मैक्रो और माइक्रो सभी को क्लियर होगा। जिसको अपन देख सकते हैं नेकेड आई से वो मैक्रो, जिसको नहीं देख सकते माइक्रो, ठीक है? हम किससे कंफर्टेबल होते हैं? हम मैक्रो से कंफर्टेबल होते हैं। जो मैक्रो है जिसको आप देख सकते हो उसी को तो रिलेट कर सकते हो, हाँ यार ऐसा तो हमने देखा भी है। जबकि माइक्रो में तो हर बार कुछ ना कुछ नया समझने में आता है, नए कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अपन कभी भी अगर हीट की बात करेंगे या टेम्परेचर की बात करेंगे या एनर्जी की बात करेंगे तो बल्क की बात करेंगे, पूरे सिस्टम की बात करेंगे। किस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई, इतनी एनर्जी इसकी कम हो गई, इसने पूरी एनर्जी इतनी रिलीज की, इतनी एनर्जी इसने ऑब्जर्व की। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं जाएंगे कि अच्छा इसके पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी बढ़ गई थी, इतनी कम हो गई थी, इसकी वजह से ओवरऑल ऐसा हुआ। समझ में आ गई बात? तो एक तरीके से तो अच्छी बात है ना। माइक्रोस्कोपिक में जाते तो और पता नहीं क्या क्या समझना पड़ता। तो मैक्रो की बात कर रहे हैं अपन, तो बोलने को तो इसका लिमिटेशन भी हो गया ये कि माइक्रो की बात नहीं करता, मगर हमारे लिए अच्छा ही है। समझ में आ गई बात? तो इस चैप्टर में अपन मैक्रो की बात करने वाले हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर में अपन डिफरेंट डिफरेंट लॉज की बात करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात अपन करने वाले हैं। जीरोथ लॉ से स्टार्ट करेंगे अपन, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सो ऑन। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जितने भी लॉज आप पढ़ने वाले हो उन सब में किसी किसी में आपको कुछ इक्वेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक इक्वेशन होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है?
अब अगर मान लो कि मैं डायरेक्टली लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देता, तो फिर अपन किस सीक्वेंस में पढ़ते? मैं पहले आपको लॉ पढ़ाता, उसमें फिर कई नए नए टर्म्स आती। अब आपको वो टर्म आती नहीं, तो लॉ पढ़ाते पढ़ाते अचानक से पहले ई पढ़ाता, फिर क्यू पढ़ाता, फिर डब्ल्यू पढ़ाता, है ना? ऐसे से मान लो एक इक्वेशन आ गई अपने पास में, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा है। सब आपको आता ही नहीं यार, ये सब क्या है? हम तो टॉपिक पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक से ये टर्म्स आ गए, तो सब मिक्स हो जाएगा ना, फील ही नहीं आएगा। मतलब कि कभी तो लॉ पढ़ रहे हैं, कभी अपन अचानक से टॉपिक स्टार्ट कर दिए, है कि नहीं? तो कभी भी अब मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं तो किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा? पहले तो मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। जब वो सारे बेसिक्स आप सीख जाओगे तो फ्लो के अंदर अपन फिर फ्लो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गई बात? ताकि अपने को दिक्कत ही नहीं आए। एबीसीडी पढ़ते हैं अपन, पहले एबीसीडी क्यों पढ़ते हैं? ताकि बाद में सेंटेंसेस वगैरह पैराग्राफ लिखना ये सब आपको आ जाए। तो एबीसीडी बेसिक्स होती है ना, तो इस चैप्टर में भी मैं आपको पहले बेसिक्स सिखाऊंगा कि बेसिक्स क्या है, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो अपन के आगे जाके काम आने वाले हैं, ठीक है ना? तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, और उसी को पढ़ने के लिए अपन नए नए टर्म्स सीखने वाले हैं। कौन कौन से? जैसे एच, इस एच को अपन क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और क्या पढ़ने वाले हो? जैसे कई नाम हो सकते हैं जो आपने सुने भी नहीं है, क्या क्या पढ़ेंगे उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूं। और आप पढ़ोगे जैसे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पहली बात तो ये चैप्टर आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो पढ़ ही रहे हो, बस वहां पर उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो वहां पर डिस्कस करेंगे, अपने जितना काम का होगा अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनर्जी वहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ रहे हैं अपन। इंटरनल एनर्जी को ई से या फिर यू से कैसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? एक और नई टाइप की एनर्जी पढ़ोगे आप, जिसको बोलते हैं अपन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। और क्या पढ़ने वाले हो? एक और जैसे एक नया सा टर्म आप देखने वाले हो इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं अपन एंट्रोपी, ठीक है? अब ये एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, सब बात का पार्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि अपन इसमें क्या क्या चीजें नई नई देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो ये सब तो वो चीजें जो इनमें कहीं ना कहीं काम आएगी, तो इन चीजों को तो मैं धीरे धीरे आपको समझा ही दूंगा। यहां तक बात क्लियर है? इसी चैप्टर में बेटा अपन स्पॉन्टेनिटी की भी बात करेंगे, स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी की बात करेंगे। फिजिबिलिटी बोल देता हूं मैं। फिजिबिलिटी का मतलब क्या है? फिजिबिलिटी का मतलब आप चेक करोगे कि कोई भी प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने भैया ये मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर मैंने उछाला, ऑब्वियस सी बात है वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अब मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी कि बेटा जब ये उछाला तो वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आपने बोला आएगा, मतलब आपने प्रोसेस बता दिया, हाँ फिजिबल है सर। अगर मैं तुमसे बोलता बेटा कि अगर मैं इसको उछालूंगा तो क्या ऊपर रह जाएगा? क्या मना कर दोगे? फिजिबल नहीं है सर। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला बेटा H2O सॉलिड है, इसका कन्वर्जन अपन करवा रहे हैं H2O लिक्विड में। ये एक प्रोसेस आप डिसाइड कर दिए। H2O सॉलिड मतलब बर्फ, H2O लिक्विड मतलब पानी। मुझे बताओ, अगर मैंने बोला कि बेटा -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन ने लिया है, तो मुझे बताओ क्या मेल्टिंग होगी क्या इस टेम्परेचर पर? तो आपने बता दिया नहीं होगी सर, दिस इज नॉट अ फिजिबल प्रोसेस, इट इज नॉट फिजिबल अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। पर बेटा मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, कंडीशन चेंज कर दी, मैंने 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब बताओ होगा कि नहीं होगा? तो फिजिबिलिटी आप बता रहे हो होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर ये फिजिबिलिटी तो हम पहले से बता देते, तो इसमें क्यों पढ़े? ये तो बेटा एक बच्चों जैसा एग्जाम्पल है। ऐसे और कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, और आपसे पूछेगा कि बताओ अगर इतनी इतनी इसकी वैल्यूज थी तो बताओ कि फिजिबल है कि नहीं है। समझ में आ गई बात? तो फिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे इस चैप्टर में आएगा धीरे धीरे, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में अपन पढ़ने वाले हैं। एक पार्ट मैंने बोला थर्मोडायनामिक्स, और एक पार्ट मैंने क्या बोल दिया? एनर्जेटिक्स। पहली चीज तो पूरे यूनिवर्स में ऐसे पता नहीं कितनी जगह है, पता नहीं कितनी चीजें हैं जिनमें कंटिन्यूअस एनर्जी का चेंज हो रहा है। हमारी बॉडी की भी अगर अपन बात करें तो उससे भी हीट रेडिएट हो सकती है। मान लो बाहर कोई ना कोई आइसक्रीम खा रहा है, गर्मी का टाइम है, आइसक्रीम खा रहा है, मेल्टिंग हो रही होगी आइसक्रीम की। तो मेल्ट क्यों हुआ? क्योंकि हीट का फ्लो हुआ होगा ना कहीं से कहीं तक। मान लो कि मैंने क्या है, मैंने सोचा यार क्लास में चाय पियेंगे आज, या मैंने कॉफी मंगाई, गरम गरम चाय आई भाई यहाँ रखी हुई है, मगर पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता ही नहीं लगा कि यार चाय कब आई थी और कब वो चला गया रख के, ठीक है? अब क्या होगा, एसी चल रहा है भाई, अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बाद में मैं चेक करूंगा तो वो जो गर्म आई थी वो तो ठंडी हो जाएगी। तो क्या हुआ, ठंडी क्यों हो गई? टेम्परेचर चेंज क्यों हो गया? क्योंकि हीट का फ्लो हुआ होगा ना। तो ऐसे तो पूरे यूनिवर्स में कितनी जगह ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो नॉर्मल एनर्जी के चेंजेस है, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह के कुछ ना कुछ एग्जांपल अपन इसमें डील करने वाला है। केमिकल रिएक्शंस में भी तो एनर्जी का चेंज होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक।
ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है एक्सो, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है एंडो। तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड ये जो हीट का पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स में, ठीक है ना। तो पहले अपन रेगुलर एग्जांपल्स देखेंगे, रेगुलर कुछ ना कुछ लॉज देखेंगे, उसके बाद अपन केमिकल रिएक्शंस की बात स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कि होगा तो कितना होगा, समझ में आ गई बात। तो कुछ इस तरीके से अपन इसमें चीजें देखने वाले हैं। तो एक एक करके अपन इनको डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक्स आपने लिखा था, पहले आप रिप्रेजेंट कर देना हीट और डायनामिक्स के लिए रिप्रेजेंट कर देना फ्लो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस that deals with, it is that branch of science that deals with different forms of energy, different forms of energy and their interconversion and their interconversion। लिख लिया आपने। इसके बाद आप लिखो स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अपन, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। तो लिखो आप स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लिखा? लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा। लिखो, इट हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट, it helps us to predict the feasibility की spelling, feasibility of a process, feasibility of a process under given set of conditions, under given set of conditions। लिख लिया आपने? अभी एग्जांपल लिया था जैसे मैंने बर्फ के पिघलने का, कंडीशन अगर चेंज कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर वो प्रोसेस फिजिबल होगा कि नहीं होगा अपन इसमें देखेंगे। ये एक एग्जांपल जैसे लिया था, थोड़ा सा रिलेटेड। नेक्स्ट आप लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स information about various thermodynamic laws, various thermodynamic laws। नेक्स्ट लिखो, it gives information about various energy changes, various energy changes। लिख लिया? इसके बाद लिखो आप लिमिटेशन, लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन आप लिखो, इट does not provide, it does not provide explanation about, it does not provide
एक्सप्लेनेशन अबाउट माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। लिख लिया। एक लिमिटेशन और है इसका, इससे फिजिबिलिटी तो पता लगेगी, प्रोसेस तो पता लगेगा होगा कि नहीं होगा, मगर स्पीड के बारे में पता नहीं लगेगा। यानी कि जैसे मान लो अपन ये तो बता सकते हैं कि मेल्टिंग होगा कि नहीं होगा, मगर ये नहीं बता सकते कि भैया ये किस रेट से होगा, फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो रेट के बारे में ये नहीं बताता अपने को, ठीक है ना। तो सेकंड लिखो, इट डज नॉट प्रिडिक्ट, इट डज नॉट प्रिडिक्ट the rate of reaction, it does not predict the rate of reaction। एक्चुअल में रेट से रिलेटेड चैप्टर ही अलग है आपका, केमिकल काइनेटिक्स, जो 12th में है ना। तो रेट की बात अपन उसमें करते, पर इस चैप्टर में कहीं भी ये स्पीड नहीं बताएगा कि कोई भी फास्ट होगा कि स्लो होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखो आप थर्मोडायनामिक टर्म्स, थर्मोडायनामिक टर्म्स। thermodynamic terms। फर्स्ट थर्मोडायनामिक टर्म आप लिखो सिस्टम। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला ये वर्ड इस चैप्टर का, सिस्टम। कितने क्वेश्चंस में, थ्योरी में, कहीं भी ये सिस्टम वर्ड आपको मिल सकता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, पूरे यूनिवर्स में ऐसे तो कितनी सब्सटेंसेस है, कितनी बॉडीज हैं, कितनी ऐसी जगह है जहां पर कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज हो रहा है। आप कैलकुलेशन के लिए आप जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। जिस पर आप फोकस कर रहे हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। अभी जैसे आप सबका ध्यान बोर्ड पर है, ठीक है, तो अभी सिस्टम कौन हो गया, मैं हो गया और ये बोर्ड हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कोई बच्चा है जो भैया बातें कर रहा है, या मान लो उसका ध्यान नहीं है, या मान लो मोबाइल चला रहा है, अब अचानक से मैंने उसको खड़ा कर दिया और डांटना स्टार्ट कर दिया, तो सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा। तो भैया आप सबके लिए वो क्या हो जाएगा, सिस्टम। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल चाय की बात करी थी मैंने, गरम गरम चाय मंगवाई भाई, अब चाय आई तो गरम थी, थोड़ी देर बाद में ठंडी हो गई, तो किसके गरम और ठंडे की बात कर रहे हो आप, चाय के। तो चाय क्या हो गया, सिस्टम। तो मतलब पूरे यूनिवर्स में वो पार्ट जिसकी अपन थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम। तो लिखो इसके लिए, any specific portion of the universe, any specific portion of the universe which is under thermodynamic study, which is under thermodynamic study, is called system। लिख लिया। सेकंड आप लिखो सराउंडिंग, सराउंडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, सराउंडिंग मतलब आसपास का, किसी भी सिस्टम के बाहर का जितना भी कुछ होगा वो सब क्या है, सराउंडिंग है। जैसे आप सब ने मुझे सिस्टम मान रखा था, ये बोर्ड को सिस्टम मान रखा था, तो आप सब किस में काउंट होगे। जैसे मान लो अपन पानी की बात कर रहे थे, ये पानी था, पानी की बात कर रहे थे, आया तो गर्म था मगर धीरे धीरे ठंडा हो गया, तो अपन किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पानी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पानी क्या है, सिस्टम। तो अपन सब किस में काउंट होंगे, सराउंडिंग। तो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम सिस्टम विल बी काउंटेड इन सराउंडिंग। तो लिखो rest of the universe, rest of the universe excluding system is called surrounding। लिख लिया। तो जैसे बोर्ड पर देखो,
तो सराउंडिंग अपन किसको बोल सकते हैं? यूनिवर्स में से किसको माइनस कर दो? सिस्टम को, तो हमें क्या मिल जाएगा? सराउंडिंग। तो बच्चों इस हिसाब से मुझे बताओ कि यूनिवर्स किसके बराबर आ सकता है? ये हो जाएगा भाई सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये जो रिलेशन अपने पास आया ना कि यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, 10वां 11वां लेक्चर लगभग जब आएगा तो कुछ डेरिवेशन अपन करेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं ये काम आ सकता है, ये रिलेशन काम आ सकता है कि यूनिवर्स किस किस के बराबर है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लिख लो आप। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लिख लिया? सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, तीसरा लिखो आप बाउंड्री। बाउंड्री जैसे मान लो मैच देख रहे हो आप, अब मैच में अपन किसको सिस्टम माने हुए हैं? प्लेयर्स को माने हुए हैं कि भैया कौन बॉलिंग कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, कौन फील्डिंग कर रहा है, कौन कैसे खेल रहा है। तो अपन जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है? वो प्लेग्राउंड है, वो प्लेयर्स है जो सिस्टम है। अपन सब किस में काउंट होंगे? सराउंडिंग में। तो भैया उस सिस्टम और सराउंडिंग को एक बाउंड्री भी तो सेपरेट करती है, वरना तो सब मिक्स हो जाता। तो हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है? बाउंड्री। ठीक है ना? तो लिखो इट इज अ वॉल, इट इज अ वॉल that separates system and surrounding। लिख लिया? क्या लिखा? इट इज अ वॉल दैट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। बच्चों ये जो बाउंड्री है इसके भी टाइप्स होते हैं, हालांकि बाउंड्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके जो टाइप्स है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? तो पहला मैंने लिखा जैसे रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास में ये बॉटल है, मुझे बताओ कि जैसे जैसे मैं इसमें पानी फिल करूंगा क्या इस बाउंड्री की शेप चेंज होगी क्या? ये तो उतना ही रहेगा चाहे पानी कम भरो कि ज्यादा भरो। तो जो बाउंड्री फिक्स है, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, उस तरह की बाउंड्री को क्या बोलेंगे? रिजिड बाउंड्री। अगर इसी की जगह मान लो बैलून होता, तो बैलून में जैसे जैसे मैटर फिल करते वैसे वैसे बाउंड्री भी तो चेंज होता, तो फिर ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री यानी कि नॉन रिजिड बाउंड्री हो गई हमारे पास में। समझ में आ गई बात? तो बाउंड्री रिजिड कौन सी? जो फिक्स हो, और नॉन रिजिड कौन सी? जो वेरी कर सकती है। क्लियर है? एक और एग्जांपल ऐसे मैंने लिखा, लेट सपोज रियल एंड इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि अपन ने पानी को सिस्टम माना हुआ है, इसके अंदर पानी को सिस्टम मान लिया, तो अपन सब क्या है? सराउंडिंग। तो इस सिस्टम को और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा होगा? बाउंड्री। तो ये बाउंड्री हो गई आपके पास में, ये जो ग्लास है ये क्या है? बाउंड्री। बाउंड्री बाउंड्री। तो रियल और इमेजिनरी क्या है? ऐसी बाउंड्री जिसको फील कर सकते हो वो रियल, और जिसको फील नहीं कर सकते इमेजिनरी। मैं फील कर सकता हूं अभी इसको, यहां से भी फील कर सकता हूं, ऊपर से भी फील कर सकता हूं, तो ये जो बाउंड्री हो गई ये कौन सी हो गई? रियल हो गई। मैंने क्या किया भाई? इसको ऊपर से हटा दिया, इसका ढक्कन। जब ऊपर से हटाया तो देखो यहां से तो फील कर सकता हूं, ये रियल है, ये भी रियल है, मगर ऊपर तो डायरेक्ट सिस्टम नजर आ रहा है। तो जब डायरेक्ट सिस्टम नजर आ रहा है तो अपन यहां पर इमेजिन करना पड़ेगा अपने को। तो ऐसी बाउंड्री जिसको इमेजिन कर रहे हैं वो कौन सी हो गई? इमेजिनरी। और जिसको डायरेक्टली फील कर सकते हैं वो कौन सी हो गई? रियल। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से तीसरी बाउंड्री अपन बोल सकते हैं कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ये हो गई हमारे पास तीसरी तरह की। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो कि आपको पानी गर्म करना है भाई, पानी गर्म करने के लिए अपन एक स्टील का वेसल, एक कंटेनर लिया, भगोनी लिया अपन ने, किसी के यहां पर पतीला भी बोलते होंगे। ठीक है? तो ये अपन ने लिया हुआ है कंटेनर। अब मुझे बताओ कि अगर भगोनी जो होती है उसमें होता क्या है? बाहर से हीट सप्लाई करते हो, अंदर तक पानी गर्म होता है, या अगर दूध लिया हो तो दूध गर्म होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसकी जो बाउंड्री थी ये कंडक्टिंग थी ना। तो ऐसी बाउंड्री जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या फिर सिस्टम टू सराउंडिंग, उस तरह की बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग बाउंड्री। समझ में आ गई बात? और अगर मान लो इसी की जगह अपन वुड लेते, रबर लेते, प्लास्टिक लेते,
तब बताओ क्या उस रेट से हीट सप्लाई हो सकता था क्या? तो उस तरह की बाउंड्री को क्या लेते? नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ गई बात? तो कभी भी अगर कंडक्टिंग बोला तो आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि हीट सप्लाई किया होगा तो अंदर वाले का टेम्परेचर बढ़ा होगा, जबकि अगर वो नॉन कंडक्टिंग बोल देता तो आप ये फील कर सकते थे कि हीट सप्लाई तो किया होगा मगर अंदर अच्छे से वो एनर्जी नहीं पहुंची होगी। समझ में आ गई बात? तो जिसमें हीट एक्सचेंज हो सकता है उस तरह की बाउंड्री को कंडक्टिंग, अदरवाइज नॉन कंडक्टिंग। लिखो तीनों। लिखा आपने? सर इन तीनों में क्या है जो आगे यूज हो सकता है? ऐसा कौन सा वर्ड है बेटा? जैसे फर्स्ट वाला आप देखो, अगर आपको बोल दिया किसी भी क्वेश्चन में कि रिजिड बाउंड्री है, रिजिड मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, ठीक है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अगर बोल दिया नॉन रिजिड है, इसका मतलब वॉल्यूम वेरी कर रहा होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में अपने को सोचना कैसे है। पर अगर नॉन रिजिड होगा तो वॉल्यूम वेरी करेगा, रिजिड होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। इसी तरीके से कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बोलने से समझ आ जाएगा कि हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, और नॉन कंडक्टिंग से समझ में आ जाएगा कि हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। लिख लिया आपने? अब जो अपन सिस्टम की बात कर रहे थे, सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं, तो इसके बाद लिखो आप टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। बेटा तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों सिस्टम को अपन दो चीजों के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं। कौन कौन से दो चीजें? एक तो अपन देखते हैं मैटर, और एक अपन देखते हैं एनर्जी। मैटर और एनर्जी कैसे क्या होते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। मैंने तीन कंटेनर बनाए, तीन पतीले बनाए, मतलब ये तीन भगोनियां बना दी मैंने भाई। इसमें नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन, तीनों में हीट सप्लाई किया, और तीनों में अपन ने क्या किया? पानी फिल कर दिया, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या था सर? बेटा पहली बात तो तीनों में से एक ओपन होगा, एक क्लोज्ड होगा, और एक आइसोलेटेड होगा। ओपन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओपन ही होगा, नाम से समझ में आ रहा है ओपन होगा। क्लोज्ड में नाम से समझ में आ रहा है क्लोज होगा। और आइसोलेटेड क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओपन सिस्टम के अंदर बेटा ये जो बाउंड्री है ये मैंने ली है कंडक्टिंग। क्लोज सिस्टम में भी जो बाउंड्री मैंने ली है ये मैंने ली है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बाउंड्री है। और ये जो तीसरा मैंने लिया है इसको क्लोज तो कर दिया, मगर इसी के साथ मैंने इसकी बाउंड्री जो ली है वो मैंने ली है नॉन कंडक्टिंग। अब पहले तो आप देखो क्या तीनों डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं है? तीनों में कुछ ना कुछ आपस में डिफरेंस है। पहले वाला ओपन था, दूसरा वाला क्लोज था, और इसके बाद वाले के अंदर बाउंड्री चेंज कर दी अपन ने। समझ में आ गई बात? अब इन तीनों को अपन ने कैसे डिफरेंशिएट किया? इस वाले सिस्टम को अपन बोलते हैं ओपन सिस्टम, इस वाले सिस्टम को बोलते हैं अपन क्लोज सिस्टम, और इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कैसे? इसमें देखो आप एक चीज तो मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि पहली बात तो कंडक्टिंग इसका मतलब सराउंडिंग से सिस्टम तक हीट एक्सचेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो मतलब इसके अंदर हीट का एक्सचेंज होगा क्योंकि कंडक्टिंग है, ठीक है। तो जो ओपन सिस्टम होगा उसमें किसका एक्सचेंज होना चाहिए? हीट का, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए। अगर मान लो कि आपने ज्यादा हीट सप्लाई कर दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेपर्स का भी तो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा? अगर वेपर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा इसका मतलब पार्टिकल्स तो फिर एटमॉस्फेयर में चले गए, तो पार्टिकल का भी तो मास होगा, यानी कि मैटर ही तो है। तो अगर ज्यादा हीट कर दिया तो मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो इस तरह के सिस्टम के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ओपन था तो एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का। तो मतलब इसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज हो ही रहा था, इसी के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? अब हमने केवल अगर इसको ढक दिया, कवर कर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पहली बात तो बाउंड्री तो बेटा अभी भी वही है, यानी कि हीट तो अभी भी सप्लाई कर सकते हो, हीट तो अभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी का एक्सचेंज तो अभी भी होगा। मगर बंद कर दिया तो बताओ क्या कोई पार्टिकल बाहर जा पाएगा क्या? अब तो पार्टिकल अंदर ही रह जाएगा, और जब पार्टिकल अंदर ही रह जाएगा तो ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो ना उसमें से कुछ बाहर जा सकता है, तो मैटर का एक्सचेंज रुक जाएगा। यानी कि ऐसा सिस्टम
जिसमें एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा मगर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। तीसरा मैंने लिखा भाई आइसोलेटेड सिस्टम। पहले तो मुझे बताओ कि अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो क्या मैटर का एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब बाउंड्री कौन सी ले ली? तो बताओ क्या हीट का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों में अपन कैसे कैसे डिफरेंशिएट किए? जिसमें दोनों का एक्सचेंज होगा ओपन, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा मगर मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसमें दोनों का एक्सचेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? पहली चीज तो मैं पहले ही बता देता हूं, कई बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। किसी भी चीज को अगर तुम इस तरीके से सोचोगे कि यार ये नीट का सिलेबस है, मुझे इस हिसाब से पढ़ना है, तो आप रटोगे, आप सीखोगे नहीं, फील नहीं करोगे। आपका फील करने का जो पार्ट है, वो जो थॉट है, वो कम हो जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि यार एक्चुअल में हो कैसे रहा है, मुझे कुछ नया सीखने को मिले, तो आप फील करोगे, आसपास में रिलेट कर सकते हो। और जब रिलेट करोगे तब एक्चुअल में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा आपका। समझ में आ गई बात? तो ऐसा नहीं कि आप रटो, कईयों का थॉट आ रहा होगा रटना है, मुझे रटना है, दोनों होता है, इसमें एक होता है, इसमें दो नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, खुद दिमाग लगाओ ना। ओपन मतलब खुला हुआ है, और जब खुला हुआ है तो भैया क्या होगा? मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो, उसमें कुछ निकाल भी सकते हो। आपको लगा यार पानी कम है और पानी डालना चाहिए, डाल दो, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। आपको लग रहा है पानी ज्यादा है, निकाल दो, हो रहा है ना? इसी तरीके से कंडक्टिंग वेसल है, उसके साथ साथ भगोनी का एग्जांपल लिया ना मैंने, तो हीट का भी तो एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? ओपन सिस्टम। केवल ढक दिया तो क्लोज्ड, और अगर बाउंड्री चेंज कर दी तो आइसोलेटेड। फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मस फ्लास्क की प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी का भी टेम्परेचर तभी चेंज होता है जब उसकी एनर्जी चेंज होती है। चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर कम करो, अगर एनर्जी चेंज तभी टेम्परेचर चेंज। समझ में आ गई बात? तो वो क्या करता है थर्मस फ्लास्क? थर्मस फ्लास्क टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठंडे को ठंडा रखेगा, गर्म को गर्म रखेगा। तो ऐसा तो तभी कर पा रहा होगा ना जब एनर्जी को कांस्टेंट मेंटेन करेगा। मतलब ना तो एनर्जी रिलीज होने देगा, ना एनर्जी ऑब्जर्व होने देगा। तो थर्मस फ्लास्क इसका एग्जांपल हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, बंद तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना खोल लोगे तो हीट तो रेडिएट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो बंद तो रखना ही पड़ेगा, मतलब मैटर तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, और उसकी बाउंड्री भी ऐसी है जिससे वो हीट का भी एक्सचेंज नहीं होने देता। तो आइसोलेटेड का एग्जांपल क्या बता दिया मैंने? थर्मस फ्लास्क। और क्या हो सकते हैं सर एग्जांपल? बताओ सर, और मजा आ रहा है। बेटा ओपन सिस्टम की बात कर, क्लासरूम। क्लासरूम, किसी को सुसु आया, किसी को वॉशरूम जाना था, घूमने जाना था, तो जाएगा बाहर, वापस भी आएगा, तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? सर मैटर का तो एक्सचेंज हुआ। सर एनर्जी का एक्सचेंज कैसे हुआ? बेटा एनर्जी का एक्सचेंज ऐसे होगा, मान लो गर्मी लग रही है तुम्हें, तुमने बोला सर एसी एसी एसी, भैया ऑन किया एसी, अब धीरे धीरे कूलिंग होगी, तो भैया टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना, और टेम्परेचर तो तभी चेंज होगा ना जब एनर्जी का चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? मान लो आपको ज्यादा सर्दी लगी, सर एसी बंद करवा दो, एसी बंद करवा दिया भाई, धीरे धीरे गर्मी होगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तो टेम्परेचर का तो चेंज होगा ना कहीं हीट तो रेडिएट हो रही है ना। तो मतलब अगर एनर्जी का चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो क्लासरूम है किसका एग्जांपल हो गया? ओपन सिस्टम। मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रहा है? एनर्जी का भी चेंज हो रहा है। समझ में आ गई बात? और क्या हो सकता है इसके एग्जांपल सर, और बताओ। बेटा इसका एग्जांपल एक अभी तुम्हारे सामने तो बताया, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन कंडक्टिंग वेसल, है कि नहीं है? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्टिंग वेसल। और क्या हो सकता है सर? बेटा और क्या हो सकता है? प्लांट्स बोल सकते हो, प्लांट्स या फिर ट्रीज जो भी है। सर वो कैसे? बेटा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा जैसे, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो ही रहा है। उसी के साथ साथ हो सकता है कोई लीव टूट जाए उसकी, कोई फ्रूट गिर जाए, है ना, या कोई सब्जी अपने को उससे मिल रही है, तो वहां से तो टूट के आ रही है अपने पास, तो मैटर का भी तो एक्सचेंज हो रहा है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ओपन सिस्टम। और क्या हो सकता है सर? बेटा अपन लोग, ह्यूमन बींग्स। कैसे सर? बेटा कुछ ना कुछ खाते हो ना एनर्जी के लिए, तो पहली बात तो कुछ इनटेक कर रहे हैं, मतलब मैटर का तो एक्सचेंज हो ही रहा है। उसी के साथ साथ अब जैसे स्नीज किया आपने, पार्टिकल्स बाहर जाएंगे, तो मैटर का तो एक्सचेंज हो ही रहा है। उसी के साथ साथ पूरे दिन भर वर्क भी तो करते हो, कुछ दिन भर वर्क करते हैं, थक जाते हैं अपन, तो वर्क किया ना आपने, तो वर्क कर रहे हो, मतलब एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो आप। तो ये भी क्या हो गया? मतलब एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है, इसी के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ह्यूमन बींग्स किसके एग्जांपल हो गए? ओपन सिस्टम। भैया अब इंसान अगर ओपन सिस्टम है तो जानवर भी तो ओपन सिस्टम होगा, क्योंकि खाना पीना और वर्क करना ये तो उसका भी काम है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, एक एक करके डिस्कस करेंगे।
तो पहले लिखो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में लिखो द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच exchange of both energy and matter takes place in between system and surrounding, in between system and surrounding is called open system, is called open system. लिख लिया आपने? एग्जाम्पल लिखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर in an open conducting vessel, boiling of water in an open conducting vessel. लिख लिया? कॉमा, ह्यूमन बींग्स कॉमा प्लांट्स कॉमा एनिमल्स एक्सेट्रा। इसके बाद लिखो आप क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। माइंड में खुद के थॉट आना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। क्या होगा क्लोज सिस्टम में? मैटर का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज। तो लिखो द सिस्टम इन विच, the system in which exchange of matter, exchange of matter is not possible, exchange of matter is not possible, but exchange of energy, exchange of energy is possible, is called closed system, is called closed system. लिख लिया आपने? एग्जाम्पल लिखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, boiling of water in closed conducting vessel, in closed conducting vessel. लिख लिया? तीसरा लिखो आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में लिखो द टाइप ऑफ सिस्टम, द टाइप ऑफ सिस्टम
in which neither exchange of energy, neither exchange of energy nor neither exchange of energy nor exchange of matter takes place is called isolated system, is called isolated system. लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क लिख लिया, कॉमा यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे है आइसोलेटेड सिस्टम? बताओ क्या यूनिवर्स के बाहर कुछ है क्या? तो बताओ क्या वो किसी को कुछ दे सकता है क्या? जब बाहर कोई है ही नहीं तो देगा किसको? क्या बाहर वाला कोई इसको कुछ दे सकता है क्या? जब बाहर कुछ है ही नहीं तो कौन देगा इसको? तो मतलब जब बाहर कुछ है ही नहीं तो एक्सचेंज किसी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता ना, ना एनर्जी दे सकता है ना मैटर का एक्सचेंज कर सकता है। तो इसीलिए अपन इसको किस में लिख सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम में। क्लियर है बात? अब आप इस तरीके से नोट कर लो जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जिससे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपने को हो जाएगा, पूरी डेफिनेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि किस में किसका एक्सचेंज होगा किसका एक्सचेंज नहीं होगा। नॉन कंडक्टिंग वाला तो डिफाइंड नहीं है ना, एनर्जी का एक्सचेंज तो होना ही चाहिए ना, बाउंड्री तो अभी भी नॉन कंडक्टिंग है, तो हीट का एक्सचेंज कैसे करेगा तू? बाउंड्री के बेसिस पर अपन यहां पर डिफाइन करते हैं, बाउंड्री अगर कंडक्टिंग होगी तो हीट का एक्सचेंज मानेंगे, बाउंड्री अगर कंडक्टिंग नहीं होगी तो हीट का एक्सचेंज नहीं मानेंगे। लिख लिया आपने? इसके बाद लिखो आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। नहीं हो सकता? बेटा उसके अंदर 100% इंसुलेशन नहीं हो पाता ना, जैसे अगर अपन बात करें थर्मस फ्लास्क की, थर्मस फ्लास्क भी 100% आइडियल एग्जांपल नहीं है। जैसे मान ले कि आज तूने अगर उसके अंदर चाय डाली, क्या 5 साल बाद में भी उतनी गर्म मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इसका मतलब आइसोलेटेड थोड़ी है वो, क्योंकि हीट का एक्सचेंज तो हुआ ना। तो वो अपन ने लिख दिया क्योंकि कई जगह मान लेते हैं इसको, इसका एग्जाम्पल, पर उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ हीट का एक्सचेंज होगा ही ना, 100% इंसुलेटेड तो वो भी नहीं हो सकता ना। किसमें आइस क्यूब डालना है? थर्मस बेटा, अगर तेरे पास आइडियल थर्मस फ्लास्क होगा तब तो कुछ भी हो सकता है, मेंटेन्ड रहेगा। तूने बंद ही कर दिया तब तो टेम्परेचर मेंटेन्ड है ना, तब ना तो मैटर का एक्सचेंज हुआ ना हीट का एक्सचेंज हुआ, तब तो क्या आइसोलेटेड ही है। अब लिखो आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। क्या होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज? किसको बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज जिसके थ्रू किसी भी सिस्टम को अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टम हूं, अब मुझे किन किन तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या किसी को भी अपन ने खड़ा कर दिया, जैसे भाई तू खड़े हो जा, अब किसी को भी अपने को एक्सप्लेन करना है, इधर आ जाओ। अब जैसे इधर आओ, अपने को इसको एक्सप्लेन करना है, कोई भी एक सिस्टम है, तो जितनी प्रॉपर्टीज के थ्रू आप उस सिस्टम को डिफाइन करोगे उतने ही अच्छे से आप उसके स्टेट डिफाइन कर रहे हो। तो किसी भी सिस्टम के स्टेट डिफाइन करने के लिए जिन प्रॉपर्टीज की हेल्प चाहिए होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो कि ये अपना सिस्टम है, अपने को इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी ड्रेस, आई कार्ड, शूज या हेयर स्टाइल, इसका कॉम्प्लेक्शन। तो इस तरीके से जितनी जितनी चीजों के थ्रू अपन किसी सिस्टम को डिफाइन करेंगे
उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। अब भैया केमिस्ट्री के अंदर अपन ये हेयर स्टाइल और ये सारी चीजों की तो बात करेंगे नहीं, तो अपन सिस्टम के अंदर किन चीजों की बात करेंगे। आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर आपने मैटर फिल कर रखा है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो क्या हो, गैस हो। अब पहली बात तो आपने अगर मैटर लिया है तो उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, उनकी वजह से कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, वॉल्स पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, तो फोर्स है, अच्छा एरिया होगा कुछ ना कुछ जिस पर यूनिट एरिया में एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, टेम्परेचर होगा उसकी वजह से। तो ऐसे जितनी चीजों के थ्रू एक सिस्टम को आप डिफाइन कर रहे हो, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो लिखो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के लिए, द प्रॉपर्टीज that define the properties that define the state of a system, the properties that define the state of a system are called thermodynamic properties, are called thermodynamic properties। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लेना आप इसके अंदर, मोल, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, और क्या हो सकता है, जैसे एंथैल्पी हो गया H, इंटरनल एनर्जी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एक्सेट्रा। इन सब के नाम भी मैं लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे। H का मतलब क्या है, एंथैल्पी। E का मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। G का मतलब क्या है, गिब्स एनर्जी। S का मतलब क्या है, एंट्रोपी। लिख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अब।